हाँ, ये लेक्चर नंबर क्या है? अच्छा, हमने मैट लैब का इंट्रोडक्शन जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो कल जो है मैंने आपको इनपुट आउटपुट कमांड्स तक जो है वो पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हमने देखने हैं पहले तो ऑपरेटर्स इन मैट लैब। जिस तरह C++ के अंदर आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इसी तरह ऑपरेटर्स जो हैं वो मैट लैब के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कैप, इक्वल, ग्रेटर, लोअर, कामा, ये डॉट्स और प्लस प्लस, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं मैट लैब में। अब ये वाली जो स्लैश होती है, ये वाली, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है जी, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड स्लैश, और ये रिप्रेजेंट करती है राइट डिवीजन को। रिप्रेजेंट्स राइट डिवीजन, ये राइट डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक ये स्लैश होती है, इसको कहते हैं बैक स्लैश। ये रिप्रेजेंट करती है लेफ्ट डिवीजन। लेफ्ट डिवीजन को, अच्छा, अब लेफ्ट और राइट डिवीजन को हम कैसे करेंगे? अगर ऐसे लिखते हैं कि A स्लैश B, तो A ओवर B, ए बी इनवर्स, ये आपके पास राइट डिवीजन है। ठीक है, अगर आप लिखते हैं ए ओवर बी, तो ये होगा B ओवर ए इनवर्स बी, इसको कहेंगे लेफ्ट डिवीजन। ठीक है, तो मैट लैब में आप इस तरह इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। जैसे C++ के अंदर आप ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, इसी तरह आप यहाँ मैट लैब के अंदर भी ऑपरेटर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हमने देखने हैं कुछ स्पेशल वेरिएबल्स एंड करैक्टर्स, जैसे कि आप C++ में भी देखते हैं। स्पेशल वेरिएबल एंड करैक्टर्स, कुछ स्पेशल वेरिएबल्स और करैक्टर्स जो हैं उनको हमने स्टडी करना है। तो जो मैट लैब है, इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड, यानी कि पहले से इसके सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स और करैक्टर्स मौजूद होते हैं इसकी डायरेक्टरी के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है। तो वो देखते हैं हम। मैं इसमें कमांड लिखता हूँ और साथ उसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ।
अच्छा, नंबर 1 पे इस पे यूज़ होता है ANS, ANS फॉर आंसर, मोस्ट रिसेंट आंसर। जो पहला आंसर 2 + 2 किया तो जो आंसर आपके पास आ गया वो क्या है, वो मोस्ट रिसेंट आंसर है। मोस्ट रिसेंट आंसर, दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें है INF और INF। इसको कैपिटल आई से भी लिख लेते हैं या स्मॉल से। इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, ठीक है। ये यूज फॉर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड फॉर इन्फिनिटी। इसको आप इन्फिनिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी क्या होती है, 1/0। उसके बाद तीसरे नंबर पे NaN, नॉट अ नंबर, और स्मॉल NaN। तो NaN जो है ये स्टैंड करता है फॉर नॉट अ नंबर। इसका मतलब है कि ये आपको बताता है एक, या इंडिकेट करता है एन अनडिफाइंड न्यूमेरिकल रिजल्ट। अब मसला कोई 0/0 का कोई न्यूमेरिकल रिजल्ट आ जाता है, तो ऐसा न्यूमेरिकल रिजल्ट को आप क्या डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पर ये वाला वेरिएबल जो है उसको यूज़ करते हैं। इंडिकेट्स एन अनडिफाइंड न्यूमेरिकल रिजल्ट। तो ये एक अनडिफाइंड न्यूमेरिकल रिजल्ट जो है उसको डिस्क्राइब करता है, जैसे फॉर एग्जांपल 0/0। अब उसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो है हमारे पास I, J। ये I, J जो है ये कम्प्लेक्स नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि -1 का अंडर रूट, कम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद पांचवें नंबर पे पाई। ये पाई की जो वैल्यू होती है, ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है ये उसके लिए इस्तेमाल होता है E एक्सपोनेंशियल 1। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको कहते हैं EPS। EPS ये होती है एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। जो पॉइंट फ्लोट कर रहा है उसकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। प्रेसिजन। अब फ्लोटिंग पॉइंट की जो प्रेसिजन है, मिसाल के तौर पर 2 - 2 2.22 और 0.4 e⁻⁻016। वो इतनी प्रेसिजन तक, -0.16 तक वैल्यू दे रहा है। अब मैटलैब होती है जो इसके अंदर कभी भी जो वेरिएबल है उसको सेम नेम के साथ इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि C++ में होता है। मतलब आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, फिर आपने दूसरा किया है, मसलन A को 1 का है
तो फिर ए को 2 कह दिया, समझा रही है बात? ए को 1 कह, ए को फिर 2 कह दिया, वो नहीं पढ़ेगा, वो कहेगा पता नहीं क्या ये ए की वैल्यू लेगा वो। तो उस आपने हमेशा जब भी डिफ़ाइन करना है तो उसको डिफरेंट नेम से वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है। यानी कि अगर आपने ए को 1 लिया तो बी को आप 1 लेंगे, फिर अगर आप कहते हैं कि ए प्लस बी है तो वो 1 + 1 कर देगा। लेकिन ए को 1 लेंगे, ए को 2 लोगे, वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या, आप इसको क्या बता रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा मैटलैब फंक्शन जो होता है या मैटलैब जो कमांड होती है, तो फंक्शन कमांड जो है वो इस सूरत के अंदर कि आप जब वेरिएबल्स जो हैं उनको सेम नेम दे दें तो वो इनएक्सेसिबल हो जाती है, वो एक्सेस नहीं कर पाती उस चीज़ को। ठीक है। तो मैटलैब जो है इसके अलावा ये केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि इसके अंदर डिस्टिंग्विशेबल होता है बिटवीन अपर एंड लोअर लेटर केसेस। मतलब आपने ए लिखा है या ए लिखा है, अब इन लेटर्स में वो डिस्टिंग्विश करती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है कि मैंने ए को 1 लिखा है और ए को 1 लिखा है, वो इनको एक नहीं पढ़ेगा, वो इन दोनों को डिफरेंट पढ़ेगा। वो कहेगा कैपिटल A1 कुछ और है, ए छोटा जो है वो कुछ और है। तो इसका मतलब है कि आप जब भी वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करें तो आप वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हुए ये चीज़ ज़हन के अंदर रखें कि ये अपर और लोअर केस लेटर्स जो हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये केस सेंसिटिव होती है मैटलैब जो है। ठीक है। इसके अलावा कमांड और फंक्शन जो होते हैं जिनको हम नेम देते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। यानी कमांड के अंदर आप जैसे आप कमांड दें कि किसी लाइन के अंदर आप कमांड देते हैं हेल्प, ठीक है, और फंक्शन को नेम देते हैं किसी कैपिटल लेटर्स के अंदर जैसे CLC, ये एक फंक्शन है। तो आपको जब मैंने ये CLC बताया था तो CLC मैंने कैपिटल में तो नहीं था लिखा। कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने क्लियर स्क्रीन, CLC होता है क्लियर स्क्रीन के लिए, तो कभी भी ये कैपिटल लेटर्स के अंदर नहीं लिखते हैं वहाँ पर इसको हमेशा CLC करके लिखा जाता है, स्मॉल लेटर। इसमें भी सेंसिटिव होती है, यानी कि जो मैटलैब है वो सेंसिटिव होती है फंक्शंस और कमांड्स के अंदर उसी तरह जिस तरह C++ सेंसिटिव होती है। ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मसलन एक बंदा वो क्लियर स्क्रीन करना चाह रहा है, उसने कैप्स लॉक दबाया होगा, CLC लिख देता है, वो कहता है क्लियर स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही। वो इस वजह से नहीं क्लियर हो रही क्योंकि उसकी डायरेक्टरी के अंदर कैपिटल लेटर्स में है ही नहीं है, वो सेंसिटिव है इसके अंदर। देखिए कोई भी चीज़ जो होती है ना कंप्यूटर के अंदर, उसको जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है या जो भी लैंग्वेज होती है, उसको जो डेटा फ्राहम किया जाता है वो उसके मुताबिक काम करती है। अब आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते होंगे, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, टाइम ही नहीं मिलता, हमारा बहुत मसरूफ़ लोग हैं हम। ठीक है। तो AI के अंदर भी यही मसला है। वो कहते हैं ना कि एक ज़माना आएगा कि मशीनें आप पे हुकूमत करना शुरू कर देंगे। हाँ, शायद किसी ज़माने में अगर AI जो है वो ख़ुद से अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप कर ले तो वो हुकूमत करनी शुरू कर दे, लेकिन अभी वो मुख्ताज है इंसानों के फीड किए हुए डेटा के। अब बाद दफ़ा आप उसके अंदर कोई चीज़ डालते हैं तो वो कहता है कि मुझे नहीं इसका पता, ये पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, शायद गलत कह रहे हैं या ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर वो डेटा नहीं है। तो कोई भी जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ है वो इंसान की जो उसने डेवलप किया हुआ है ना सॉफ्टवेयर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी लैंग्वेज है सॉफ्ट, उसने जो डेटा उसके अंदर डाला हुआ है उसने उसके मुताबिक वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको इसीलिए बताई जाती हैं कि भाई ये इस तरह करके आपने इसको लिखना है। ठीक है। ताकि पता हो कि जो बंदा है कि वो कैपिटल के अंदर लिखता जा रहा है या एक है ये काम कर रहा है कि A को 1 लिख रहा है, फिर A को 1 या मुख्तलिफ दे रहा है, तो वो ये तो पढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या ये क्या मसला, वो बार बार एरर दे रहा है। तो हमें वो पता होना चाहिए कि भाई उसके अंदर जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया तो उसके अंदर इस तरह उसकी डायरेक्टरीज जो हैं वो बनाई गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गए कुछ फंक्शंस जिस तरह उसके अंदर C++ में होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं।
तो फंक्शंस यूज्ड इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब हमने देख रहे हैं जो अब मैटलैब में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होते हैं। तो मैं उसी तरह फंक्शन लिखता हूँ और फिर इसकी डिस्क्रिप्शन जो है टेबल के अंदर वो दिखाता हूँ आपको। तो फंक्शंस और डिस्क्रिप्शन। नंबर 1 के ऊपर जो है इसको कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फंक्शन x। तो x फैक्टोरियल इसको आप यूं लिखेंगे x फैक्टोरियल अप टू 170 तक ये जाएगा। तो x यहाँ पर क्या है, एक होल नंबर है जिसका आप फैक्टोरियल ले रहे हैं। x इज ए होल नंबर, x जो है वो होल नंबर है। फैक्टोरियल जानते हैं ना, 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो ये वही वाला फैक्टोरियल है, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है, 170 तक जा रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर फंक्शन आता है इसमें फैक्टर x। फैक्टर x ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर ऑफ x है, यानी कि प्राइम नंबर का। द प्राइम फैक्टर ऑफ x। उसके बाद तीसरे नंबर पर है GCD x, y। ये आपके पास होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ x ओनली, यानी कि जो सबसे बड़ा डिवाइजर x का आएगा उसके लिए ये वाली कमांड जो है वो दी जाती है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ x ओनली, ठीक है। उसके बाद रैशनल्स ऑफ x, ये कन्वर्ट्स करता है इनपुट को x को a के अंदर, जो कि रैशनल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो जो रिप्रेजेंटेशन x की एज ए, ये एक फ्रैक्शन है, क्योंकि रैशनल इन रैशनल कब आते हैं नंबर, जब आप फ्रैक्शंस लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास कन्वर्ट्स द इनपुट x टू ए रैशनल रिप्रेजेंटेशन। एक रैशनल x को a में करता है जो कि रैशनल रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है कि दैट इज रिप्रेजेंटेशन x एज ए फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद जो है वो 5वें नंबर पर आता है रैम x, y।
ये रैम है फिर रिमाइंडर, ठीक है। तो जो रिमाइंडर होता आफ्टर एक्स इज डिवाइडेड बाय वाई, अगर एक्स को आप वाई से डिवाइड करें, द रिमाइंडर आफ्टर एक्स इज डिवाइडेड बाय वाई, अगर आप x को y से जो है वो डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर REM जो है वो होगा 23 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। या ये मैं वैसे कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये कोई किसी के स्पेसिफिक के लिए नहीं है। और 23 माइनस 23 और 2 इज इक्वल टू -1। तो अब ये जो रिमाइंडर, यानी कि आपने x को y से डिवाइड किया तो उसके बाद ये वाले रिमाइंडर जो है वो आपके पास जो है वो बचने शुरू हो गए। अब फर्दर इसकी एग्जांपल्स जो है वो भी हम देख सकते हैं कि अगर रैम जो है वो x, 0 हो तो ये NaN होगा अगर इस फॉर्म में होगा, यानी कि ये कोई नंबर जो है वो आपके पास नहीं निकलेगा। अगर रिमाइंडर जो है वो x, x हो फॉर x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 0 है तो फिर ये 0 ही आपके पास आएगा। इसी तरह रैम अगर x, y फॉर x इक्वल टू y और y 0 उसके अंदर, तो इसका सेम साइन होगा एज x। ठीक है जी। तो ये रिमाइंडर किया कि अब आप जब उसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो किस फॉर्म में आता है। उसके बाद छठे नंबर पर हमारे पास होता है मॉड x, y। अच्छा, अब अगर आपके पास जो रिमाइंडर है या उसका मॉड्यूल फंक्शन आप ले लें, रिमाइंडर और मॉड्यूल फंक्शन। अब मॉड कब दिया जाता है? जब आपने नेगेटिव वैल्यू को ख़त्म करना होता है, या और मॉड खोलें तो आपके पास या नेगेटिव वैल्यू आती है या पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, ऐसी बात ही है। तो ये रिमाइंडर है, यानी कि मॉड्यूल है इसका। अब रिमाइंडर जो आता है, द रिमाइंडर आफ्टर x इज डिवाइडेड बाय y। जब आप x को डिवाइड करते हैं y से, तो रिमाइंडर हमारे पास 23 और -2 हो तो ये -1 होता है, और रिमाइंडर अगर -23 और 2 हो तो ये 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप नोट करें कि मॉड x, 0 इज x, एक। नंबर 2 मॉड x, x
इज 0 और नंबर 3 मॉड x कामा y फॉर x इज इक्वल टू y। ठीक है, x कामा y और x इज इक्वल टू y हो एंड y इज इक्वल टू 0 हो तो है सेम साइन एज y, तो इसका सेम साइन होगा जो कि y का होगा। लेकिन अगर आपका पास साइन के अंदर कहीं पर कोई डिफ्रेंशिएट आ रहा है तो आप वहां पर मॉड को लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया छठा फंक्शन। नौ उसके बाद 7वें नंबर पे प्राइम्स x। फंक्शन डिस्क्रिप्शन, सॉरी इधर मैंने कमांड लिखी है, कमांड नहीं है डिस्क्रिप्शन है। कमांड तो ये दे रहे हैं हमें, इसको डिस्क्रिप्शन करें। अच्छा, अब 7वें नंबर पे प्राइम्स ऑफ x, ये ऑल द प्राइम नंबर लेस देन x, जितने भी प्राइम नंबर लेस देन x हो ये उसको डिस्क्राइब करेगा। ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन x। उसके बाद एक फंक्शन होता है इज प्राइम ऑफ x, वो ये करता है चेक कर क्या नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, 8वें नंबर पर इज प्राइम x, ये चेक करेगा टू सी इफ x इज अ प्राइम, क्या x प्राइम है। 9वें नंबर पर साइन ऑफ x, साइन x, ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा x का कौन सा साइन है। साइन ऑफ x, इसको कहते हैं साइन नंबर फंक्शन, कि फंक्शन का क्या साइन है आपके पास। मिसाल के तौर पर अगर +1 है तो फिर इफ x ग्रेटर देन 0 है, या अगर 0 है तो इफ x इज इक्वल टू 0 है, या अगर -1 है तो इफ x इज लेस देन 0 है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई जो x है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, कौन सा नंबर जो है उसका वो आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर कुछ होते हैं कम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशंस भी। ठीक है, जैसे हम C++ पे भी कम्प्लेक्स नंबर यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी आप कम्प्लेक्स नंबर जो है उनको इस्तेमाल करते हैं।
कम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशंस, कोई भी जो इमेजिनरी नंबर होता है इज डिफाइंड बाय अपेंडिंग द लेटर आई और जे। मतलब कोई भी जो इमेजिनरी नंबर है उसको हम किससे मैटलैब में करते हैं, अब उसको हम कहते हैं ये आई है या जे है, दोनों ही यूज़ हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर के लिए। तो मैटलैब के अंदर जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर इन मैटलैब। तो इसको हम लिखते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई, या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा स्टार y। ठीक है, इस तरह करके इसको मैटलैब के अंदर राइट डाउन किया जाता है। ऐसे भी लिख लेते हैं, बेशक बीच में स्टार ना लगाएं। कुछ वर्जन्स ऐसे भी हैं जिनमें स्टार की ज़रूरत, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे हैं कि जिनमें जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन आती है स्टार लगाना पड़ता है। ठीक है, मैं अभी जो नया वाला आया है ना वर्जन, जो 2024B वाला है, उसके अंदर स्टार नहीं लगाना पड़ता, वो उसको अपग्रेड करते जाते हैं चीज़ों को। अच्छा, इसके बाद आ जाए आप कुछ और सम कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उसके अंदर यूज़ होते हैं। सम कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास फंक्शन है और उसकी क्या हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। फंक्शन डिस्क्रिप्शन नंबर 1 पे है एक्सपोनेंशियल ऑफ z। ये बेसिकली किसी फंक्शन के एक्सपोनेंशियल को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल या e भी इसको लिख लेते हैं। नंबर 2 के ऊपर है स्क्वायर रूट ऑफ z। ये किसी नंबर z का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ z, यानी कि z का अंडर रूट। उसके बाद तीसरे नंबर पर है nth रूट x कामा n। अब रूट जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो उसके अंदर रूट ही निकालते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारे पास जो nth रूट हैं ये क्या है, बेसिकली ये रियल nth रूट्स हैं, रियल nth रूट्स ऑफ x के, जैसे कि दैट इज x कैप 1/n, यानी कि x की पावर कोई 1/n हो, तो यहाँ पर x एंड n मस्ट बी रियल। तो x और n जो है इसको रियल होना चाहिए। ठीक है जी, अब अगर x जो है कोई इंटीजर है तो फिर n को जो है वो एक ऑड इंटीजर जो है होना चाहिए, अगर 1/n की फॉर्म में है तो।
ठीक है, एक्स इंटीजर भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, इफ एक्स इज नेगेटिव, अगर एक्स नेगेटिव है तो एन मस्ट बी ऑड इंटीजर। तो इसका मतलब है कि अगर x जो है वो पॉजिटिव हो जाए तो फिर इवन इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फंक्शन डिस्क्रिप्शन। अब उसके बाद एक फंक्शन यूज होता है जिसको हम कहते हैं पावर, x कामा n। ये किसी भी जो पावर आपने लिखनी है उसको डिस्क्राइब करता है। जैसे x है तो इसकी ये पावर लिखेंगे x कैप n। तो अगर हमारे पास हो पावर 2 ऑफ x तो इसको लिखेंगे 2 कैप x। ठीक है जी, अब कुछ फंक्शंस होते हैं, ये भी आपने देखे हैं, जो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड थे, यानी कि जिसमें पावर्स आ जाती हैं। अब हम कुछ फंक्शंस देखेंगे कि जो लॉग से रिलेटेड होंगे, लॉगरिथमिक से रिलेटेड होंगे। तो उसमें 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है लॉग ऑफ z। ये नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, नेचुरल लॉग है जिसको हम क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ z, ऐसे लिखते हैं ना। उसके बाद नंबर 6 के ऊपर लॉग 10z, इसकी बेस 10 है। ठीक है, बेस कितनी है, कॉमन बेस, एक 10 बेस का होता है, एक 2 बेस का होता है। ठीक है, इसकी कॉमन बेस जो है वो 10 है। इसी तरह फंक्शन डिस्क्रिप्शन। अब आप देखिए उसके बाद आता है लॉग ऑफ z, 7वें नंबर पे, लॉग बेस 2 ऑफ z, log 2 ऑफ z। अब इसकी बेस कितनी है, 2, बेस 2 का लॉगरिथम है ये। ठीक है जी, ये तो हो गए लॉग से कुछ रिलेटेड। अब उसके बाद कुछ होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होते हैं। जैसे 8वें नंबर पे रियल z, ये होगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए 9वें नंबर पर इमेजिनरी ऑफ z। ये क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। उसके बाद 10वें नंबर पे CONG और z प्राइम, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट।
यानी कि जिसमें अगर इमेजिनरी पार्ट हो आयोटा तो उसके साथ क्या आ जाता है, माइनस आयोटा। उसके बाद 11वें नंबर पे है हमारे पास एंगल Z। ये है एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है उसका एंगल है। तो ये आप एंगल कोई रेडियंस के अंदर ले सकते हैं, इसका यूनिट। ठीक है जी। उसके बाद 12वें नंबर के ऊपर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स A, B। तो इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू A प्लस BI। उसके बाद इसी को आगे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स A आ जाए अगर सिर्फ, तो ये हो जाएगा A प्लस 0 I इज इक्वल टू A। अब यहाँ पर कुछ होते हैं एलिमेंट्री फंक्शंस, जैसे साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। एलिमेंट्री फंक्शंस ये बेसिकली जो है ये सारा आप पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन के आपने किस तरह यूज़ करनी है। और दूसरा ये है कि इसमें से ना वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे पेपर के अंदर। ये जितनी भी कमांड्स हैं जैसे रियल प्लस प्लस के अंदर नहीं होते हैं जो C++ के अंदर, उसी तरह इसके अंदर भी ये है, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई इस कमांड का क्या मतलब है मैटलैब के अंदर। तो ये आएंगी उस वक्त ही आपको जब आप इसको मैटलैब पे यूज़ करें। ठीक है, सॉफ्टवेयर को भैया तो भैया हम लिख रहे हैं ना, सिर्फ इस तरह आइडिया नहीं होता हमें। अच्छा, अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं देखता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इनमें हमारे पास जैसे साइन ऑफ Z, कॉज ऑफ Z, tan of Z, cosecant of Z, secant of Z और cot of Z। तो ये सारे साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकन कॉट ये एंगल हैं Z के इन रेडियंस। ये सारे साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकेंट कॉट ऑफ एंगल Z इन रेडियन। अब अगर इसी तरह ये तो रेडियन के अंदर है, अगर आपके पास डिग्रीज में आ जाए तो डिग्रीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ डी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे साइन डी ऑफ Z, कॉस डी ऑफ Z, टैन डी ऑफ Z, कोसिकेंट डी ऑफ Z, सीकेंट डी ऑफ Z और कॉट डी ऑफ Z। ठीक है जी, तो ये किस में एंगल होगा, डिग्रीज के अंदर।
इसको आप कह सकते हैं साइन कॉज, इसको नंबर 1 कह लें, इसको नंबर 2 कह लें, साइन कॉज टैन कोसिकेंट सीकेंट कॉट ऑफ एंगल Z इन डिग्रीज। अब इसके अलावा कुछ फंक्शंस होते हैं वो इन्वर्स में भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जिनको आप काज इन्वर्स, ठीक है, साइन इन्वर्स, इस तरह के नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आ जाएंगे ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें नंबर 1 के ऊपर हमारे पास आ जाएगा ए साइन ऑफ Z, ए कॉज ऑफ Z, ए कॉट ऑफ Z, ए सीकेंट ऑफ Z, ए कोसिकेंट ऑफ Z और ए टैन और ए कॉट ऑफ Z। तो ये सारे जो हैं ये आपके पास क्या हैं, ये इन्वर्स हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं आर्क साइन कॉज टैन कोसिकेंट सीकेंट कॉट Z इन डिग्री। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हाइपरबॉलिक फंक्शंस भी होते हैं। तो हाइपरबॉलिक फंक्शंस जो हैं इसमें साइन हाइपरबॉलिक Z, कॉज हाइपरबॉलिक Z, टैन हाइपरबॉलिक Z और कोसिकेंट हाइपरबॉलिक Z, सीकेंट हाइपरबॉलिक Z और कॉट हाइपरबॉलिक Z। ये सारे भी एंगल हैं किसके, Z के, लेकिन हाइपरबॉलिक के अंदर। साइन हाइपरबॉलिक, कॉज हाइपरबॉलिक, टैन हाइपरबॉलिक, कोसिकेंट हाइपरबॉलिक, सीकेंट हाइपरबॉलिक और टैन और कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ Z। ठीक है जी। तो ये सारे फंक्शंस कौन से हमने देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ जो है वो हाइपरबॉलिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब उसके बाद इसके अंदर एक टर्म होती है एम फाइल्स, जिसको हम कहते हैं बेसिकली मैटलैब फाइल। द एम फाइल्स। अब इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड डायरेक्टली इन कमांड विंडो, जब आप मैटलैब खोलते हैं तो उसकी कमांड विंडो जो है वो खुल जाती है।
तो उसमें डायरेक्टली जो है वो कमांड्स को टाइप करने की बजाय यूज़र जो है वो प्लेस करता है सीरीज़ ऑफ कमांड इनटू ए फाइल। एक फ़ाइल लेता है, उसमें सीरीज़ ऑफ कमांड को पुट कर देता है और ये एंटायर फाइल जो है फिर ये एक्सिक्यूट होती है बाय टाइपिंग इट्स नेम इन ए कमांड विंडो। मानिए कि एक ही कमांड के अंदर कमांडें रख लेता है, उसके बाद उसको लिख देता है, फिर वो जिस नाम से उसको लिखता है उस नाम के साथ वो जो है वो सारी फाइल जो है वो रन हो जाती है। तो इस तरह की फाइल्स जो होती हैं इनको कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल्स, और स्क्रिप्ट फाइल्स जो होती हैं ये एम फाइल्स के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड्स डायरेक्टली, मैंने कहा डायरेक्टली अभी एक एक करके कमांड लिखें इन कमांड विंडो। कमांड विंडो के अंदर ए यूज़र कैन प्लेस ए सीरीज ऑफ कमांड्स। तो यूज़र जो है वो प्लेस कर सकता है सीरीज ऑफ कमांड्स को। इनटू ए फाइल, एक फाइल के अंदर। एंड द एंटायर फाइल इज एक्सिक्यूटेड, और पूरी फाइल जो है वो एक्सिक्यूट होती है एक साथ बाय टाइपिंग इट्स नेम। इसका नेम आप टाइप करेंगे जिसके अंदर वो सारी कमांडें रखी हुई हैं, एक दफ़ा लिखा वो सारी जो फाइल है वो रन होगी इन कमांड विंडो। तो सच फाइल्स आर कॉल्ड, तो इस तरह की फाइल जो हैं वो कहलाती हैं स्क्रिप्ट फाइल्स। इनको हम स्क्रिप्ट फाइल्स का भी नाम देते हैं आर एम फाइल्स, या इनको एन फाइल्स का नाम देते हैं। और इनकी जो एक्सटेंशन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो स्मॉल एम यूज़ करते हैं। ठीक है, द एक्सटेंशन used for these files is M. अच्छा, अब अगर आप जो है यूज़ कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, कमांड प्रॉम्प्ट का मैंने कल बताया था कि वो इस तरह के साइन आते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप अगर आप करें एडिट इन द कमांड प्रॉम्प्ट, तो दिस विल ओपन द एडिटर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जाके अगर आप क्या टाइप करें एडिट, एडिट को कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं और इसमें एडिट को टाइप करते हैं। तो जब आप एडिट को टाइप करेंगे तो क्या होगा, एडिट जब टाइप होगा तो एडिटर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप कमांड्स जो हैं उनको ओपन, यानी कि एडिट टाइप करेंगे तो एडिट को टाइप करने से एडिटर जो है विल ओपन, तो एडिटर ओपन हो जाएगा और उसकी मदद से आप वो जो कमांड्स हैं उनके अंदर एडिट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं कटर प्लस एन, CTRL प्लस एन। तो जब भी विंडो ओपन होती है फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग ए प्रोग्राम,
मतलब आप मैटलैब खोलते हैं, खोलने के बाद आप उसमें प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिखने के बाद आपने उसको एक्सिक्यूट करना होता है। तो कमेंट्स फ्रीली एडेड इन द प्रोग्राम बाय प्लेसिंग द परसेंटेज करैक्टर। मैंने आपको पहले भी कल वाले लेक्चर में बताया था कि जब कमेंट करना हो ना तो ये वाला देते हैं। कमेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ एक्सिक्यूशन जो होती है प्रोग्राम की उसके अंदर शामिल नहीं होती, लेकिन आप ऊपर प्रोग्रामर लिख रहा होता है कि भाई इस चीज़ का ये मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है, ताकि जो रीडर है उसको समझ आ सके। मिसाल के तौर पर एक बंदा, उसको ये कहा जाता है कि जी प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट फाइंड कर दो, तो वो प्रोग्राम के ऊपर पहले लिखेगा हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और उसको कमेंट कर देगा। अब उसने इसको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाना, सिर्फ वो ये एक हेडिंग दे रहा है। हेडिंग्स नहीं देते, जैसे अब मैं अब जैसे लिख रहा हूँ तो हर एक की हेडिंग दे रहा हूँ, इसी तरह ये भी क्या होता है, ये हेडिंग दी जाती है इस साइन के ज़रिए मैटलैब के अंदर जब आप कमांड विंडो को ओपन करते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, कि वो प्रोग्राम का जो वो पार्ट। तो हर लाइन मसलन आप मिसाल के तौर पर अब आपको ये कहा जाता है कि प्रोजेक्टाइल जो है उसकी हाइट भी फाइंड करें, उसकी रेंज भी फाइंड करें, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड करें। तो आप 3 हेडिंग्स देंगे उसमें, एक पर हाइट लिखेंगे, एक पर टाइम लिखेंगे, एक पे रेंज लिखेंगे। लेकिन इनको जब आप लिखेंगे तो इनको कमेंट कर दें, क्योंकि ये हेडिंग है सिर्फ, ये कोई प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो ये जो कमेंट का लाइन होता है ना, ये जहाँ पर कमेंट दिया जाता है, मसलन अगर मैं लिखता हूँ ये रेंज, तो इधर भी लिखूंगा, इधर भी लिखूंगा, तो ये चीज़ जो है ये क्या हो जाएगी, ये कमेंट हो जाएगी, ये उसका हिस्सा नहीं बनेगा। तो जब भी आपके पास जो सिंबल्स होते हैं वो कभी भी अपीयर नहीं होते एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन ऑफ द कोड एंड दे शुड नॉट बी एडेड। मतलब जब भी आप कमेंट कर देते हैं तो फिर ये चीज़ें उसमें ऐड नहीं होती हैं। अब जब आप कमेंट कर देते हैं तो उसके बाद, कमेंट करने के बाद आप प्रोग्राम जो है उसको लिखना शुरू करते हैं। मतलब आपने हेडिंग दे दी, इसके नीचे आपने प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। अब वो जो प्रोग्राम्स के अंदर आप कमांड्स दे रहे हैं और कमांड देने के बाद आप प्रोग्राम लिखते जा रहे हैं, तो वो जो कमांड्स की लाइंस हैं वो एक्सिक्यूटेबल हैं, यानी कि वो प्रोसेस करेंगी वो लाइंस जब मैटलैब उनको चलाएगी। तो जब आप क्रिएट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं फाइल को, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। मतलब आपने लिख लिया प्रोग्राम, अब आपने कर लिया सारा, तो आप प्रेस करें CTRL प्लस एंटर, ठीक है। ये एंटर करेंगे तो प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ जो आपकी कमांड विंडो होती है उसके ऊपर अगर आप जाए ना, कमांड विंडो के ऊपर, तो ऊपर लिखा होता है रन, ये लफ्ज़ लिखा होता है। अगर आप मैटलैब खोलें तो यहाँ तो इसको यूँ प्रेस कर दें कटर प्लस एंटर को, तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ आप जाएं, कर्सर को लेके जाएं, आप में लैपटॉप से रन के ऊपर क्लिक करें तो वो प्रोग्राम को रन करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर अब कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो इसके अंदर डायरेक्टरीज होती हैं इसमें मैटलैब के अंदर, तो वो ज़रा डायरेक्टरीज भी हम देख लेते हैं। डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन, इसमें भी मैं फंक्शन और डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ इसकी, फंक्शन और डिस्क्रिप्शन। PWD
ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है उसको शो करती है नंबर 1 पे, PWD shows current working डायरेक्टरी। ये जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको शो करती है। नंबर 2 के ऊपर DIR और LS और LS, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ करंट डायरेक्टरी। क्या लिस्ट है उसके अंदर, डायरेक्टरी के अंदर उसके क्या कंटेंट्स हैं? लिस्ट ऑफ कंटेंट्स इन करंट डायरेक्टरी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर है एडिट पाथ। मॉडिफाई करता है मैटलैब का हर सर्च पैच जो है उसको, मॉडिफाइज मैटलैब सर्च पाथ। यानी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो कमांड्स को सर्च कर रहा होता है और सर्च करते हुए उसके अंदर एडिट जो है वो कर सकती है ये डायरेक्टरी जो है। चौथे नंबर पर है कॉपी फाइल। ये कॉपीज करती है किसी फाइल को। उसके बाद 5वें नंबर पर होता है MKDIR। ये होता है क्रिएट्स अ डायरेक्टरी, एक नई डायरेक्टरी बनाना। अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ जो है ना हमारे पास यूज़ होते हैं जर्नल फंक्शंस। ठीक है, पहले तो हमने वो मैथमेटिकल, डिस्क्रीट मैथमेटिकल, इस तरह के कुछ होते हैं जर्नल, जो जर्नल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोई क्लॉक का फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का कर रहे हैं, फिक्स क्लॉक का कर रहे हैं, डेट का कर रहे हैं, कैलकुलेटर का कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ जर्नल किस्म के फंक्शंस होते हैं। आपको जर्नल इंफॉर्मेशन फंक्शन डिस्क्रिप्शन। पहले नंबर पे जो यूज होता है फंक्शन वो है कंप्यूटर। यह आपको बताता है कि किस किस्म का कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको बताएगा। tells you the computer type which you are using, जो आप यूज कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर होता है VER। ये आपको बताता है कि कौन सा या लाइसेंस या वर्जन इंफॉर्मेशन है अबाउट ए मैटलैब इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। कौन से वर्जन की मैटलैब आपने इंस्टॉल की है कंप्यूटर के ऊपर। विच वर्जन ऑफ मैटलैब
is installed on your computer। कौन सी मैटलैब जो है वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है? नंबर 3 के ऊपर बेंच। अब बेंच मार्क जो होता है ये आपके कंप्यूटर के ऊपर जो मैटलैब रन कर रही होती है उसको कंपेयर करता है अदर कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है। बेंच मार्क कंपेयर मैटलैब रनिंग on your computer with other computers। जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं उनके साथ कंपेयर करता है। अब उसके बाद एक और इसके अंदर होती है चौथे नंबर पे फिक्स क्लॉक। रिटर्न्स द करंट टाइम, पे कौन सा टाइम चल रहा है। ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकंड, भाई कौन सा यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। क्या हो सकता है इसमें? ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकंड, ठीक है जी। इसको फिक्स करेगा। उसके बाद होता है डेट 5वें नंबर पर। रिटर्न्स द करंट डेट, ये आपको करंट डेट बताएगा। कैलेंडर, रिटर्न्स द कैलेंडर, या आपको मुख्तलिफ डेट्स बताएगा। ये यानी कि सारी बिल्ट इन चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आप मैटलैब से ये वाले काम भी ले सकते हैं, टाइम भी पूछ सकते हैं उससे, डेट भी पूछ सकते हैं, सेकंड भी पूछ सकते हैं, महीना भी पूछ सकते हैं, सारा कुछ बताएगी आपको, ठीक होगी जी बात। अच्छा, उसके बाद मैंने पहले शुरू किया एक एम फाइल का नाम लिया, और एम फाइल मैंने कहा कि वो ऐसी फाइल होती है कि जिसके अंदर बहुत सारी कमांड्स डाल दी जाती हैं, एक ही नाम दिया जाता है, एक ही नाम दे के उसको रन जो है वो कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि एम फाइल के साथ ही फंक्शन फाइल भी होती है, ठीक है। तो जो सेकंड टाइप ऑफ एम फाइल्स इन मैटलैब इज ए फंक्शन फाइल। फंक्शन फाइल जो है ये एनेबल करती है द यूज टू एक्सटेंड द बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस बाय एडिंग वंस ऑन कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स। यानी कि अब एक तो वो फाइल है कि जिसके अंदर मैटलैब की ही कमांड्स हैं, ठीक है, वो एम फाइल है। अब ये उसी तरह की एक दूसरी फाइल है जिसके अंदर अब जो प्रोग्रामर है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ और एडिशंस जो हैं वो करेगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम फंक्शन फाइल का नाम दे देंगे। तो फंक्शन एम फाइल जो होती हैं ये इसके नतीजे में आपको एक से ज़्यादा रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, और स्क्रिप्ट फाइल्स और फंक्शन फाइल जो हैं मे इंक्लूड रिलेटेड टू अदर मैटलैब टूल बॉक्स रूटीन्स। और इसके अलावा भी जो आपका टूल बॉक्स होता है, टूल बॉक्स का मतलब होता है कि जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर,
ये फाइल्स उनको भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है। मसलन एक बंदा प्रोग्राम लिख रहा है, इस फाइल को ओपन किया उसने, उसके अंदर वो प्लस का भी डाल सकता है, वो डिवीजन भी डाल सकता है, वो उसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी डाल सकता है, वो जोन से ऑपरेशन कर सकता है, वो उनको उसके अंदर इंक्लूड करता जाएगा। ठीक है, तो वही एम फाइल जो है वो फंक्शन फाइल बन जाएगी, जिसके अंदर फंक्शन जो हैं वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैटलैब फंक्शन फाइल जो होती है वो बिगेंस करती है विद ए हेडर स्टेट्स ऑफ द फॉर्म। अब वहाँ पर हेडर्स दिए जाते हैं, जिस तरह हेडर दिया जाता है C++ के अंदर। ठीक है, वो हेडर आप देते हैं और हेडर को देने के बाद जो है वो फाइल जो है उसको राइट डाउन किया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि ये सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन फाइल है। The second type of M files is known as function file. A function file जो है enables the use to extend basics library. Functions file enable the use to extend basic library functions by adding one's own computational procedures. अपने जिसके अंदर कंप्यूटेशनल प्रोसीजर जो है वो ऐड करने शुरू कर दें। तो एम फाइल्स जो होती हैं ये रिटर्न करती हैं वन और मोर रिजल्ट। एम फाइल्स एक्सपेक्ट to return one or more results. अब इसका जो हेडर जो आप देते हैं इस फाइल का, जैसे मैंने आपको बताया कि वो यूँ लिखते हैं कि फंक्शन, ठीक है जी, अंदर नेम ऑफ रिजल्ट और रिजल्ट्स और नेम और साथ में आर्गुमेंट लिस्ट। ये इसको लिखने का तरीका होता है, इस हेडर को डिस्क्राइब करने का। अब उसके बाद फंक्शंस, तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क, चाहे वो C++ हो या मैटलैब हो। तो जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो फंक्शंस की होती हैं, जिनको एक्सिक्यूट किया जाता है और एक्सिक्यूट करने के बाद जो है वो प्रोग्राम को रन किया जाता है। अब मैटलैब के अंदर फंक्शन जो है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं इन सेपरेट फाइल्स, मुख्तलिफ फ़ाइलों के अंदर। तो जो नेम होता है ऑफ द फाइल एंड ऑफ द फंक्शन शुड बी द सेम। फंक्शन और फाइल का नाम एक ही होता है। फंक्शन कैन एक्सेप्ट मोर देन वन इनपुट आर्गूमेंट्स। अब फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा इनपुट आर्गूमेंट्स हो सकते हैं।
एंड रिटर्न मोर देन वन आर्गूमेंट, और एक से ज़्यादा आर्गूमेंट को वो रिटर्न भी कर सकता है। अब इसकी जो सिंटैक्स होती है वो पहले मैं इसको ऊपर डेफिनेशन लिख दूं कि अ फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं दैट टुगेदर perform a task। तो मैटलैब के अंदर फंक्शंस जो हैं, इन मैटलैब में फंक्शन इज डिफाइंड इन सेपरेट फाइल्स। फंक्शन को सेपरेट फाइल्स में डिफाइन किया जाता है। तो नेम ऑफ फाइल और फंक्शन जो है वो सेम होता है। द नेम ऑफ फाइल एंड फंक्शन इज सेम। तो नेम ऑफ अ फाइल और फंक्शन जो है वो सेम होता है। तो फंक्शन कैन एक्सेप्ट मोर देन वन इनपुट आर्गूमेंट, और रिटर्न में भी वो एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स जो है वो दे सकता है। तो अब इसका जो सिंटैक्स है फंक्शन स्टेटमेंट का, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट इज, इधर आप लिखें फंक्शन, ठीक है जी, उसके अंदर आउट 1, आउट 2, आउट n, ब्रैकेट क्लोज, माई फंक्शन in 1, in 2 up to so on in n। अच्छा, अब इसकी जो है वो अगर हम एग्जांपल्स देखें, एग्जाम्पल 1 में आप देखें कि फंक्शन स्क्वायर है। फंक्शन स्क्वायर, तो ये क्या होगा? स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये अब क्या कैलकुलेट करेगा? ये फंक्शन को कैलकुलेट करेगा द स्क्वायर ऑफ द नंबर गिवन इन द इनपुट, जो कि आपको इनपुट में दिया होगा। अब वो इनपुट किस तरह दी होगी आपको? स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट कैप 2, एक्स का स्क्वायर। उसके बाद एग्जाम्पल 2 देखें कि फंक्शन मैक्सिमम, माई मैक्स, अब इसमें आ जाएंगे n1, n2, n3, n4, n5। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द मैक्सिमम ऑफ 5 नंबर्स। ये 5 नंबर लिखे हैं ना, मैक्सिमम उनको करेगा जो इनपुट में दिए हुए हैं। यानी कि मैक्स इज इक्वल टू n1 इफ
n2 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू n2। उसके बाद फिर इफ n3 ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स इज इक्वल टू n3 और एंड सो ऑन, इसी तरह फंक्शंस कैलकुलेट करता जाएगा। इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ रही है आपको, क्योंकि मैक्सिमम करना, जब भी मैक्सिमम करते हैं तो फिर इफ स्टेटमेंट जो है वो लगानी पड़ती है। इसी तरह फिर आगे इससे यहाँ तक, इसको n3 पे अगर एंड करते हैं तो फिर आगे अब 5 तक जाना है आपने। तो इफ n4 मैक्स, मैक्स n4 फिर एंड, फिर इफ n5 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स n5 और एंड। अच्छा, ये ना इधर मैक्स n2 के बाद भी एंड आना था, उसके बाद फिर अगली शुरू होनी है। अच्छा, अब हमने देखना है कि कौन से डेटा टाइप्स जो हैं वो हमें मैटलैब के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं। Data types available in MATLAB। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो टाइप और इसकी डिस्क्रिप्शन। तो नंबर 1 पे आता है सिंगल। ये सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिकल डेटा को डिस्क्राइब करता है। दूसरे नंबर पे आता है डबल। ये आप C++ में भी पढ़ चुके हैं इनको। डबल प्रिसिजन न्यूमेरिकल डेटा होता है। ये कोई मैटलैब मैट्रिक्स होता है या अरे होता है। वो तो सिंगल होता है ना, ये कोई अरे बन जाती है या कोई मैट्रिक्स बन जाता है। डबल प्रिसिजन न्यूमेरिकल डेटा। तो ये क्या है? दिस इज मैटलैब मैट्रिक्स और अरे। ये कोई मैटलैब का मैट्रिक्स बन जाता है या अरे होता है। तीसरे नंबर पर लॉजिकल। लॉजिकल अरे यानी कि लॉजिकल वैल्यूज ऑफ आई आर 0 रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? 1 या 0, ट्रू या फॉल्स।
तो लॉजिकल अरे, लॉजिकल वैल्यूज ऑफ 1 or 0 represent ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद करैक्टर चौथे नंबर पर 4, इसको कहते हैं करैक्टर अरे। स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड एज ए वेक्टर करैक्टर्स। स्ट्रिंग्स होते हैं इसके अंदर, इसको कहते हैं करैक्टर अरे। स्ट्रिंग्स are stored as vector characters। तो वेक्टर करैक्टर्स के तौर पर स्ट्रिंग्स जो हैं इसके अंदर वो स्टोर होते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे होता है सेल। ये सेल अरे होता है, जिसमें अरे होता है आपके पास इंडेक्स सेल्स का। इंडेक्स का मतलब होता है जिनको नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अरे ऑफ इंडेक्स्ड सेल्स, ये अरे होता है इंडेक्स सेल्स का। ईच capable of storing, और हर सेल जो होता है वो केपेबल होता है ऑफ स्टोरिंग एन अरे, एक अरे को। ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस एंड डेटा। और इन अरेज की डिफरेंट डायमेंशंस और इनके अंदर डेटा जो है वो हो सकता है। उसके बाद लास्ट नंबर पे होता है 6 पे स्ट्रक्चर, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, STRUCT। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर अरे। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है, अभी ये जो और भी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं इसके अंदर, ठीक है, वो भी हैं डेटा टाइप्स, और उनको फिर मैं कल जो है वो डिस्कस करूँगा। अभी भी इसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। अभी कुछ और डेटा टाइप्स जो हैं इसके अंदर रहती हैं।